हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेन टॉपिक आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि सीबीएसई बोर्ड में ज्यादातर उनके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो शुरू से अंत तक हमें ये वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है कि क्या होता है आइसोमेरिज्म। बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे तो हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जैसे हम समझे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसो आइसो वर्ड का मतलब होता है इक्वल। जो ग्रीक वर्ड में लैटिन वर्ड्स और ऐसे वर्ड होते हैं जिनको कन्वर्ट किया जाता है, उनका जिनका अर्थ होता है, जिनकी मीनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आइसो की मीनिंग क्या है? इक्वल। और मेरोस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है पार्ट। तो आप समझ गए होंगे इक्वल पार्ट। पार्ट तो है बट कैसा है? इक्वल है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है जिससे जहां से कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, मटेरियल बनता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के चेंज होने से चेंज हो जाती है। ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर डिफरेंट। ड्यू टू देम द फिजिकल एंड केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजेस, है ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different physical and chemical properties on account of different structure और spatial arrangement। अरेंजमेंट थोड़ा सा स्पेशल कर दें या दूसरी जगह एक दूसरी जगह में कर दें, है ना, तो उससे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आर कॉल्ड आइसोमर, ऐसे को बोलते हैं आइसोमर। और इसमें इसी फिनोमेना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो जल्दी ही इसको खत्म करना है। तो चलिए देखते हैं अगर नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या आता है। आइसोमेरिज्म जो आपका डिवाइड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक डिवाइड होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक आपका मेन आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। दूसरा जो आपका आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि दो आइसोमेरिज्म आपको पढ़ने हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। इसमें मिरर के सामने रखेंगे और इसमें क्या होगा कि इसमें हम केवल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल शेप वगैरह चेंज में आएंगे, और स्ट्रक्चर में पहले स्ट्रक्चर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा और उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप के होते हैं। होते हैं तो कई टाइप के हैं, बट मेनली 4 हमें पढ़ना पड़ता है, 6 टाइप्स के माने जाते हैं। ठीक है ना। पहला होता है हमारा आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या कर दिया जाएगा? आयन को इधर उधर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर अगला होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंक जिनसे जुड़े होंगे वो एटम चेंज हो जाएंगे, एम्बेडेड लिंक्स आ जाएंगे, है ना। फिर एक होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और एक होता है हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि थोड़ा सा एक पॉइंट में समझना है चीजों को। एक और होता है पॉलीमर आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बस उसमें आपको नहीं जाना है। बस आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखा जाए तो ये भी दो टाइप के हो जाते हैं। एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक आपका हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे ही इसकी डिफिनेशंस को हम समझें, ऐसे ही पॉइंट्स को समझें कि आयनाइजेशन है तो आयनाइजेशन में कुछ चेंज आएगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। आयनाइजेशन के चेंज होने की वजह से इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में किसी एक प्रॉपर्टी में कुछ या दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाएगा। लिंकेज में भी कुछ ऐसा ही होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मीन्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर रहेंगे और उनमें कुछ चेंजेस होंगे। हो सकता है उनका मॉलिक्यूल सेम हो बट उनमें कुछ आयन चेंज हो जाए। ठीक है, या उनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ लिगेंड्स चेंज हो जाएं। ठीक है, हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म मतलब वाटर, है ना, वाटर मॉलिक्यूल जिसे आप एक्वा बोलते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है,
तो इन आइसोमेरिज्म को पढ़ने के बाद इनको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे एक ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर आता है और इससे तो बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बहुत अच्छे से कहेंगे कि जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो होता है वो क्या होता है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसा आयन देंगे, डिफरेंट आयन देंगे, तो उनकी क्या चेंज हो जाएगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे लेट कर लीजिए हम एक ले लेते हैं CONH3 का होल 5, और यहाँ पे ले लेते हैं Br, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं SO4, और एक कंपाउंड ले लेते हैं सेम इसी के जैसा CO, C यहाँ पे बड़ा रहेगा, CONH3 का होल 5 सल्फेट और Br। जैसे ही इसको आप H2O मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट में डालेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे, ऐसे ही समझ लीजिए H2O में डालेंगे, या किसी ऐसे समझ लीजिए कि किसमें डाल रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, ठीक, वाटर का सॉल्यूशन बना है, वैसे ही अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और कैसे आयन में, आपको पता था कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है तो इधर पॉजिटिव काउंटर आयन, इधर नेगेटिव काउंटर आयन, बीच में क्या, इधर आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड्स होते हैं जो आपके डायरेक्ट किससे बॉन्डिंग करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से करते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी वैलेंसी बनाते हैं जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वाटर, वाटर में जैसे ही सॉल्वेंट में डालेंगे वैसे क्या होगा, ये हो जाएगा CONH3 का होल 5 Br प्लस 2 SO4 2 माइनस, यहाँ से सल्फेट बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आएगा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट NH3 का होल 5 सल्फेट, और यहाँ पे प्लस Br माइनस। तो देख रहे हैं आप कि ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रही है, +2 +1, है ना, और आयंस भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल को देखें तो कोबाल्ट एक है, 5 एमिनो है, एमाइन है, एमीन है, और उसके बाद Br भी एक ही है, सल्फेट भी एक ही है, सेम कंडीशन है। बट डिफरेंट कंडीशन कहाँ आ रही है, जब इसका आप वाटर में सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो ये क्या दे रहे हैं, डिफरेंट आयन दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन बोलते हैं कि एक ऐसा आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। एक तरह से ये भी, और इनका आईपीएच नेमिंग भी चेंज हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगा पेंटा एमीन और ब्रोमिडो, और ये आपका हो जाएगा पेंटा एमीन ब्रोमिडो कोबाल्ट, और +2 लगाएंगे, उसके बाद सल्फेट लिखेंगे, है ना। इसकी ऑक्सीडेशन और आईपीएसी क्या हो जाएगी, पेंटा एमीन सल्फेटो, है ना, कोबाल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, है ना। ऐसा इस तरह से मतलब चेंज आ जाएगा, है ना। तो इसी को बोलेंगे आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आ जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म को समझने से पहले अगर हम एम्बीडेंटेट लिगेंड को समझ लें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं विच कंटेन एम्बीडेंटेट लिगेंड लाइक NO2 SCN-, CN-, एक्सेट्रा। मतलब कहने का समझिए कि जिसके पास एम्बीडेंटेट लिगेंड है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों, क्योंकि एम्बीडेंटेट लिगेंड में जो होते हैं वो दो डोनर एटम्स होते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे दिया है NO2, तो NO2 माइनस दिया है तो नाइट्राइट्रो N बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर देगा वो कौन देगा, नाइट्रोजन देगा, तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N। बट इसी में अगर इसका फॉर्म ऐसे कर दिया जाए तो अब लोन पेयर कौन देगा, ऑक्सीजन, तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो इसकी वजह से ये क्या हो, एम्बीडेंटेट लिगेंड आ जाने की वजह से इसमें कंडीशन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। सेम ऐसे ही कौन सो करेगा, HCN, सॉरी इसे क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो, क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो S, है ना। और यहाँ पे जैसे NCS हो जाएगा, थायोसाइनेटो N हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें होती है कि यहाँ पे डोनर एटम के चेंज होने से, यानी एम्बीडेंटेट लिगेंड के आ जाने से ये जो आइसोमेरिज्म बनता है उसे क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्लेटिनम NH3 का होल 5 SCN Cl2, ठीक है।
और यहाँ पे एक लिख दिया प्लेटिनम NH3 का होल 5 NCS एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ऐसा कंपाउंड जिससे हमें समझ में आ जाए, तो NCS HCl है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये एम्बिडेंटेट लिगेंड के आ जाने से जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसे क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बिडेंटेट लिगेंड में इनका सबका बहुत ध्यान रखेंगे, जहां कहीं दिख जाए पूछा जाए कैसा आइसोमेरिज्म हो रहा है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर। तो चलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसो सॉरी हाइड्रेट और अगला आपका जो आता है हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, इसके बारे में देखते हैं। जो हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म होते हैं उनमें जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि यहाँ पे ले लिया हमने FeH2O का होल 5 Cl और यहाँ पे H2O का होल 6 और यहाँ पे हमने ले लिया Cl3। एक ये कंपाउंड दिया हुआ, इसमें एक एग्जांपल के लिए कंपाउंड ले ले FeH2O का होल 6 और यहाँ पे क्या लिख दिया Cl3। ठीक है। और एक और में इसी की जगह हमने एक और फार्मूला लिख दिया FeH2O का होल 5 Cl और यहाँ पे लिख दिया Cl2 इंटू H2। तो इससे इसका IPAC नेम भी चेंज हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, टोटल सेम है। कितने क्लोरीन है 3, यहाँ पे कितने क्लोरीन है 3। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ इधर आ गया, टोटल ऐड करेंगे 6, यहाँ पे भी कितना है 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलेंगे, हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, इनकी IPAC भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट एक आता है आपका जिसे आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे लेट कर लीजिए कि हमने एक ले लिया प्लेटिनम NH3 का होल 4 और यहाँ साइड में ले लिया कॉपर Cl4 है ना, और इसको हमने और करके लिख दिया CuNH3 का होल 4 है ना, और यहाँ पे लिख लिया प्लेटिनम Cl4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी IPAC नेमिंग चेंज हो जाएगी है ना, टेट्रामीन कॉपर 2 है ना, और यहाँ पे टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टेट्रामीन प्लेटिनम 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट 2 है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल अगर देखे जाए तो एक कॉपर है, एक कॉपर, 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है ना, और यहाँ पर 4 एमिनो है ना। तो इस तरह से ऐसे आइसो